नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिस कक्षा 10 का है और विषय आपका है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, जिसका कोड की बात की जाएगी तो इसमें आप लोगों का कोड जो दिया गया है GM02 है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे जो 7 मार्च का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जो आप लोगों का 7 मार्च का बोर्ड एग्जाम का पेपर है सोशल साइंस का, 22 फरवरी से स्टार्ट होगा और 7 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है। उसमें ये जो पेपर है इतने नंबर आएंगे कि मत पूछिएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। और ये भी बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप लोग का प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटा जो दिया जाएगा क्या करने के लिए, उसको हल करने के लिए, ठीक। और फिर पूर्णांक आप लोग का 70 है, जिसमें से 20 MCQ रहेंगे और 50 वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड खा में वही भी प्रोसेस रहेगा। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। मार्कशीट पे अब आप लोगों का आंसर भरना अच्छे तरीके से और 20 नंबर का जो आप लोगों का MCQ है उसको भी आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न को बताएंगे। बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। और जो हमारा खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 आप लोगों का रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निर्देश को आपको पढ़ना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखना है हमें। और देखिए मार्कशीट अगर स्कूल में दिया जा रहा है तो उसका पालन करना, उसको भरना है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो कॉपी में लिखना है। तो वैसे तो बोर्ड एग्जाम में मार्कशीट दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो चलिए इसका आंसर बता देता है। हमारा ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। 1882 आ वाला ऑप्शन है, 1884 बा वाला ऑप्शन है और सा वाला जो ऑप्शन है 1885 है और दा वाला जो है 1886 है। यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1885, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि 28 दिसंबर 1885 को आप लोगों का हुआ था। यानी कि दिसंबर, अगर ये भी ऑप्शन में आएगा तो आप लोगों को इसको भी टिक कर देना है। आप लोगों को यहाँ पर बता दें जो MCQ में ये नंबर दिए जाएंगे आ बा सा दा, तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, ABC में दिए जाते हैं, ABCD में इस प्रकार से दिए जाते हैं। इस प्रकार से मार्कशीट में भी रहता है ऑलरेडी, ठीक। और देखिए आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन और एक तरीके से भी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को ऑप्शन में दिए जाएंगे। ये तो 3 लोग थे, कौन कौन थे। एक थे A.O. होम और जो दूसरे थे दादा भाई नौरोजी थे और जो तीसरे थे दिनासा वाचा शामिल थे। यानी कि यही 3 थे, लेकिन आप लोग के ऑप्शन में किसी एक का नाम ही दिया जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। हमें सन इसमें बताना है और ये नहीं बताना है कहाँ हुई थी। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ये भी कि कहाँ हुई थी। देखिए नेपोलियन की जो हुई थी, हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 1814, 1815, 1816, 1817। तो नेपोलियन की जो हार हुई थी कब हुई थी बोनापार्ट की, तो 1815 ईस्वी में हुई थी। यानी कि देखिए और किस युद्ध में हुई थी ये भी बता दे रहे हैं, इसकी बात की जाएगी। देखिए ये किस युद्ध में हुई थी, तो वाटरलू के युद्ध में हुई थी। वाटरलू के युद्ध में हुई थी, यहीं पे इनका मतलब पतन हुआ था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय, ठीक। ये हमारा होता है 2 नंबर कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा है क्या कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर्थिक यानी कि रुपए का महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। आर्थिक कहते नहीं, आर्थिक रूप से सहायता कीजिए यहाँ पर, यानी कि रुपए की बात की जा रही है, कब से हुआ था ये हमें बताना है। तो आप लोगों को बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 29 अक्टूबर 1929 में
हुआ था, ये हमारा फिक्स डेट है, इसी को हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 29 दिया गया तो इसमें लगाएंगे। और देखिए, और ये भी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि आर्थिक महामंदी कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कि देखिए कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आर्थिक महामंदी जो प्रारंभ हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 को दिन मंगलवार अमेरिका में शेयर मार्केट से गिरने से प्रारंभ हुआ था, यानी कि कहाँ से, अमेरिका से, यूएसए से हुआ था, अमेरिका से प्रारंभ हुआ था, यही हमारा, इस पर टिक कर देंगे अगर आप लोग का ऑप्शन इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा रहा। तो सभी टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे, आप लोग के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करा देंगे। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, इसमें यही से बताना और कुछ नहीं बताना। तो ये फ्रांस से हुआ था, सवाल हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगर ये पूछता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1789 ईस्वी में, टिक कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, यहाँ पर ये टिक कर देंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे, कहना सभी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, ये बताना है। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका मध्य वर्ग की थी। क्यों थी, मध्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं, मतलब देखिए इस वर्ग में व्यापारी आते हैं, मजदूर आते हैं, दुकानदार आते हैं, किसान आते हैं और भी इत्यादि लोग आते हैं, यही मध्य वर्ग में आते हैं। तो यही फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका, यही मतलब बहुत ही आगे गए थे, यही आप लोग को मुख्य भूमिका यही उत्पन्न किए थे क्रांति को, कि क्रांति कीजिए तभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आप भी आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, चावल, मोटे अनाज और चना और कपास, यानी कि रबी की फसल जो होती है देखिए क्या क्या है। तो रबी की फसल जानते हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चना है। क्यों है, देखिए रबी की फसल में कौन कौन से अंतर्गत आते हैं ये भी जान लीजिएगा आप लोग। गेहूं आता है, यानी कि इंग्लिश में से व्हीट कहते हैं, जौ आता है, आलू आता है, चना आता है, मसूर आता है, अलसी आता है और मटर आता है, और भी आज आते हैं जैसे कि सरसों भी आते हैं, और ये सब रबी की फसल है। और जो खरीफ की फसल होते हैं इनको छोड़ दीजिए, यही खरीफ की फसल है। बस इसी प्रकार से हमारा चना दिया गया है, चना ये हमारा हो जाएगा रबी की फसल। ठीक, सा वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 7वां पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी कि जो विश्व व्यापार WHO की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका WTO रहेगा या WHO रहेगा, नहीं, हाँ WTO या WHO रहेगा, यही होगा कुछ। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मतलब कहाँ हुई थी ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, ये जिनेवा में हुआ था, यानी कि सन वो सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए अगर आप लोग को इसमें पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, क्या क्वेश्चन कर देता, कहाँ की जगह कब कर देता, तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या कर देते, 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को आप लोगों का जो हुआ था 1915 में, 1 जनवरी 1995, 15 का दिए हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा, 15 नहीं होगा, 1995 राइट आंसर हो जाएगा, ये टिक कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और जो अगला क्वेश्चन 8वां हमारा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है, यानी कि बेल्जियम हमें बताना है कहाँ स्थित है। तो जो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन पूछा गया क्या कि अग्नीय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है, यानी कि जो अग्नीय चट्टान में क्या क्या पाए जाते हैं, तो दस्ता पाए जाते हैं, चांदी पाए जाते हैं, सोना पाए जाते हैं, यही महत्वपूर्ण जो तत्व वो धातु होते हैं यही पाए जाते हैं। तो जस्ता भी महत्वपूर्ण धातु है, इसमें ऑप्शन में दिया गया सा वाला राइट आंसर टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, और जो हमारा 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था, तो वो नैनीताल में चलाया गया था, यानी कि हमारा दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरे पौधे को कहा जाता है, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं उन्हें ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। हमारा सी वाला सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
देखिए 12 वाला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया, भाखड़ा, नांगल बांध और जो ये दिया गया अगला वो रहिंद बांध और फिर दामोदर घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों को भारत का जो सबसे ऊंचा बांध होता क्या होता है, टिहरी बांध होता है। टिहरी बांध है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन इनमें से नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, दा वाला राइट आंसर पर टिक कर देंगे कि इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या कर देते हैं, ये भाखड़ा वाले पर टिक कर देंगे या इस पर टिक कर देंगे या इस पर टिक कर देंगे, तो ये गलत माना जाता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दिया गया तो इसका पालन कीजिए, ऐसा नहीं वो ऐसे ही ऑप्शन डाल दिया गया है। ठीक, आप लोगों को ये हमारा दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोगों को बता दें, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ है, वो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, ये भी पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ब्रुसेल्स की राजधानी क्या होता है, बेल्जियम होता है। ठीक, यानी कि बा वाला राइट आंसर टिक कर देंगे इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि किस सन में बना था, तो ये बताना है। तो जो श्रीलंका बना था कब बना था, 1948 में बना था। और भारत कब बना था, तो 1947 में बना था। ठीक, 1947 में स्वतंत्र बना था। और ये जो बना था श्रीलंका एक स्वतंत्र, एक साल बाद बना था भारत से, तो 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी 1948 को बना था। और 48 में पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला पे टिक कर देंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य है। तो भारत में जो संघीय राज्य की बात की जाएगी तो 28 पर टिक करेंगे। और जो भारत में वो संघीय राज्य है, 28 संघीय राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं टाइप्स का। तो हमारा ये वाला राइट आंसर कर देंगे 28 पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 16 वाला कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में देखिए पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो देखिए यहाँ पर आप लोगों का वो 1992 से है, तो इसी पर टिक करेंगे। अगर आप लोगों को 1993 में दिया जाएगा तो उस पर भी टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके पीछे की कहानी आप लोग जान लीजिएगा कि जो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब और कैसे हुई थी। आप लोगों को बता दें कि 1992 से शुरू हुआ था, मतलब बनाना, संगठन करना, अधिकारियों का मतलब जो थे सभी लोग, वो शुरू हुआ था। और देखिए 24 अप्रैल को आप लोगों का 1993 में लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर 92 दिया गया, 92 कर देंगे। और देखिए अब ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो पंडित यानी कि जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही उसी ने किए थे। यानी कि पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, इनके नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन हमारा सी वाला पर टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा इनकम कमाते हैं, यानी कि पैसा सैलरी कहाँ से ज्यादा कमाते हैं कहाँ के लोग। तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के लोग। यानी कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला पूछा है क्या कि निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है। साक्षरता दर यानी कि शिक्षित लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। और ये भी पूछ ले कि केरल में मतलब कितना साक्षरता दर होता है, तो 93.91% होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दो क्वेश्चन दो टाइप का आंसर बता दिए हैं। फिर 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से एक विकसित देश है। आप लोगों को बता दें विकसित देश और विकासशील देश अलग होता है। भारत जो है एक विकासशील देश है और जो विकसित देश है वो फ्रांस है, यानी कि वो आगे बढ़ रहा है, ये फ्रांस है। यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया हमारा लास्ट इस पेपर एमसीक्यू में सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। तो आप लोगों को नहीं बताना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 99 नहीं 90% स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। 10% ही इसका राइट आंसर टिक करके जाते हैं, जो ज्यादा मतलब
ज्यादा मतलब समझ सोच करके लगाते हैं, वही टिक करके जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सभी लोगों का क्षेत्र कौन सा है, तो रेलवे जो है ये सार्वजनिक है, डाकघर भी सार्वजनिक है, सेल जो होता है ये भी सार्वजनिक होता है। देखिए, और यहाँ पर ये समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या लिखा गया है। ये बहुत लोग समझते हैं मिस प्रिंटिंग हुई है, तो मिस प्रिंटिंग नहीं रहता, ये टिस्को आप लोगों का राइट आंसर होगा। कैसे आप लोगों को बता दें टिस्को क्या, इसके पीछे कहानी का राज बता रहे हैं। देखिए, टिस्को टिस्को का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। देखिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा टिस्को, TI और या से CO, ये हो गया टिस्को। ठीक, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। ठीक, जमशेदपुर में हुई थी। तो ये कंपनी है, तो ये कंपनी सार्वजनिक नहीं है, सभी लोग इसको मतलब चला नहीं सकते हैं, एक इसका मालिक होता है तो वही चला सकते हैं। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर दा पर टिक करेंगे, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर 20 MCQ का 20 आंसर आप लोग का होता है कंप्लीट। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड बा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से उत्तर का लगभग हमें 80 शब्दों में देना है। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर जो आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पर 4 नंबर दिए जाएंगे 80 शब्दों में अगर आप लिखते हैं सही उत्तर को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया सत्याग्रह के विचार को क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब बताना। जो सत्या यानी कि सत्य को ग्रहण की करने वाले जो होते हैं सत्याग्रही, उन पर आप लोग विचार करके बता दीजिएगा विस्तार से। 80 से लगभग 1.5 पेज में जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा अथवा करके दिया गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, आप लोग जोसेफ मैथ्यूनी पर एक टिप्पणी भी लिखो, यानी कि जोसेफ मैथ्यूनी पर टिप्पणी लिख दीजिएगा, उनके बारे में बता दीजिएगा, बस इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। वो तो एक क्रांतिकारी थी। तो इसी प्रकार से बना कर लिखते हैं अगर आप, तो 4 नंबर में 3 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया धारिये, और आप लोगों को एक और बता दें, जो मैप का लास्ट में है उसका भी आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताएंगे एंड समझाएंगे। मैप का भी आंसर आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे, आप लोग मैप का भी कराएंगे। देखिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है धारियता को के विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसको नहीं बता सकते हैं, आप सक्षम नहीं है इसको बताने में, तो आप लोग नीचे वाला करेंगे, और हम जानते हैं कि आप लोग नीचे वाला ही करेंगे। जैव और अजैव संसाधन क्यों होते हैं, और कुछ उदाहरण दे, मतलब क्या होते हैं, और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया क्या होते हैं। देखिए, जीवित को ही जैव कहते हैं, और मृत मतलब जो सजीव होता है उसे जैव कहते हैं, और जो निर्जीव होता है उसे अजैव से कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें मनुष्य बता दीजिएगा, और इसमें पहाड़, चट्टान, खनिज, लवण, यही सब बता दीजिएगा। यही हमारा आंसर होगा। 4 नंबर तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप बना कर लिखते हैं तो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा पूछा गया जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, यानी कि जल संकट क्यों है, यानी कि जल की कमी क्यों है और इसके मुख्य कारण क्या है। आप लोग इसका बता सकते हैं कि व्यय होता है, यानी कि खर्च करते हैं, जल ही जीवन है, इसी प्रकार से आप लोग बना करके लिखते हैं तो 4 नंबर ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये ना लिखना चाहे तो अथवा करके भी दिया गया है, आप लोगों के ऑफर भी दिया जाएगा पेपर में भी और इसमें भी। देखिए कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की अस्तित्व लिखिए, यानी कि इनका अस्तित्व लिखना है तो ये भी कर लीजिएगा। 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, और 4 नंबर में हमें दिया गया है ये कि क्यों अनिवार्य है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया है। संक्षेप में लिखिए, यानी कि थोड़ा बड़ा लिखिए और थोड़ा मतलब छोटा भी लिखिए, यानी कि मीडियम में लिखना है हमें। और वर्णनात्मक प्रश्न 2 होता है, जो कि उत्तर हमारा लगभग 150 वर्डों में देना है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहा है। 6 नंबर में दिया गया है, और यहाँ से आप लोग का 18 नंबर लगभग आएगा। 18 नहीं 18, आप लोगों का 18 वही 18-24 नंबर आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है इटली के एकीकरण प्रक्रिया के संक्षेप में लिखिए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बहुत गलती करके गए होंगे पेपर में या जाएंगे, आप लोगों को जर्मनी पर ही रट लेंगे। जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया बताइए, यही सभी लोग रट लेते हैं और इटली का कोई नहीं ध्यान देता है। लेकिन क्या करना है, दोनों का ध्यान देना है, दोनों को याद करना है और जो समझ में आएगा कीजिएगा आप लोग। अथवा करके भी दिया गया असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखे, यानी कि जो आंदोलन करने वाले थे उनका 4 कारण लीजिए और क्या कारण था कि इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया छठा क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी अर्थव्यवस्था
में कृषि का क्या महत्व है अथवा करके भी दिया गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। अगर आपको जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन, ये हमारा लगभग अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन दिख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन जो 7वां पूछा गया, भारतीय संघ के केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में पूछा गया, ये भी अथवा करके दिया गया है कि अगर आपको ऊपर वाला ना आ रहा तो नीचे वाला भी आसान है, वो वाला कर सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हाँ सही बात है। फिर यहाँ पर कि किन्हीं 3 प्रवादनों का आधार स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्यों है ये, हमें 3 प्रवादनों 3 का पॉइंट बताइए कि क्यों है आप लोगों का, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। 6 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इसमें से कौन बेहतर है ये भी बताइए। अथवा करके दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्यों कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से कार्य करते हैं इनका वर्णन कीजिए। तो आप लोग ये वाला कर सकते हैं। वैसे ही पेपर इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे आप लोगों का, और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। अगर देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये वाला हो गया कंप्लीट। फिर आ जाते हैं 9वें का आ पर, जिसमें से मानचित्र कार्य हमारा दिया गया है। मानचित्र कार्य में देख सकते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर आप लोग का मानचित्र कार्य 10 नंबर का रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखा क्या दिया गया है, वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस। ये स्टूडेंट बहुत नहीं जानते हैं, बनारस में हुआ था, जो कि कहाँ है, यूपी में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दर्शा देंगे, 1 नंबर का होगा कंप्लीट। ठीक, अगर लिख भी देंगे तो आधा नंबर पा जाएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए ये तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो सन इसमें पूछा नहीं है, स्थान पूछा ना। तो स्थान जो था वो अमृतसर था, वो पंजाब में दर्शा देंगे आप लोगों का। ये पंजाब में 1 नंबर, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो उसका नाम क्या था, डांडी पर तोड़ा था। डांडी कहाँ पर है, गुजरात में है। वो डांडी जो है गुजरात में है, अहमदाबाद के जो पास है वहीं पर दर्शा देंगे आप लोगों का। 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहाँ सहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो वो स्थान क्या था, तो वो नागपुर में स्वीकार किया गया। तो जो कि नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र में आप लोगों का है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर, ये वाला भी कंप्लीट। फिर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो वह स्थान क्या था, अहमदाबाद था। अहमदाबाद क्या है, गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद है। यही हमारा दर्शा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दिए गए मानचित्र कार्यों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी और नगर, मतलब राजधानी नगर चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी कि देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी को दर्शाना है हमें, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो होती है भोपाल है, तो भोपाल को दर्शा देंगे। और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन इस चिन्ह द्वारा, यानी कि हवाई इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, हवाई जहाज के द्वारा दर्शाइए। तो इंदिरा गांधी जो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है, तो दिल्ली में दर्शा देंगे। उत्तर प्रदेश के नीचे है, उसके सॉरी उत्तर प्रदेश के जो ऊपर है मैप में वही दर्शा देंगे, वही दिल्ली हो जाएगा। और इस चिन्ह को बना देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, इस राज्य का एक चाय उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो देखिए इसका चाय उत्पादक असम को भी दर्शा सकते हैं। अगर असम को नहीं दर्शाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल को भी दर्शा सकते हैं। ठीक, ये हमारा भी हो जाएगा कंप्लीट। 3 नंबर, यहाँ तक 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन के बढ़ते, एक परमाणु केंद्र चिन्ह द्वारा इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी कि ऐसे गोला बना देना, फिर ऐसे ऐसे कर देना है, यानी कि प्लस का वो बना देंगे, प्लस का वो चिन्ह बना देंगे, बन जाएगा ये वाला चिन्ह। फिर देखिए ये परमाणु केंद्र की पूछा, तो एक परमाणु केंद्र का बताना है कोई भी। तो आप लोगों का परमाणु केंद्र का जो नाम है, क्या नाम है कि परमाणु केंद्र का जो नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और शॉर्टकट में इसे कहते हैं TAPS कहते हैं, TAPS कहते हैं। और ये कहाँ पर है, बोईसर में है, महाराष्ट्र में है। बोईसर में है, महाराष्ट्र में, तो इसको दर्शा सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, असम की राजधानी को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, तो इसको भी दर्शा दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग का यही पेपर था, और इससे आगे आप लोग को कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। अगर आप लोग इसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो आप लोग क्लास 10th में जो 7 मार्च को पेपर होने वाला है, उसमें तो आप लोग
अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो 70 में 70 नंबर ला सकते हैं और आप लोग अच्छे प्रतिशत से, आप लोग 100% से उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, यही मेरा आग्रह है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। क्योंकि क्लास 10th में अच्छा नंबर लाना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।